नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने केवल विदेश नीति या कूटनीति का कबाड़ा नहीं किया है, उन्होंने हमारी व्यापार नीति का भी दिवालिया निकाल दिया है। हम सब दिन रात बात करते रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तबाह कर डाला है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को मटिया मेट कर दिया है। उसकी जो ताकत थी, चाहे वो सॉफ्ट पावर के रूप में ही क्यों न रही हो, वो बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दी है। लेकिन इस एस्पेक्ट पर कम बात हो रही है कि उनकी नीतियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो कारोबार है, विदेश व्यापार है, उसको कैसे बर्बाद किया है। हम एक स्थायी और दूरगामी नीति न होने की वजह से, व्यापार नीति न होने की वजह से, विदेश व्यापार नीति न होने की वजह से हर तरफ से झटके खा रहे हैं। उधर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है, मनमानी ट्रेड डील करने के लिए हमें बाध्य कर रहा है, तरह तरह से ये खरीदो वो खरीदो हमारे ऊपर दबाव बना रहा है। और दूसरी तरफ अब चीन ने भी हमारी बांह मरोड़नी शुरू कर दी है। हालांकि चीन के साथ हमारे कारोबारी रिश्तों में पिछले कुछ सालों में और ख़ास तौर से पिछले 3-4 सालों में बहुत उतार चढ़ाव आए। गलवान में जो जंग हुई थी, जिसमें चीन ने हमारी एक 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसे प्रधानमंत्री ने कभी स्वीकारा नहीं, और गलवान के संघर्ष पर जो 2 फिल्में बनी उनको रिलीज़ होने से भी रोक दिया है, क्योंकि उसमें चीन का उस तरह से विरोध नहीं किया गया है या उसकी निंदा भर्त्सना नहीं की है जिससे प्रधानमंत्री मोदी को फ़ायदा होता, या उस तरह से नहीं दिखाया जैसे प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि उनकी छवि उसमें एक बड़े मजबूत नेता के तौर पर उभरे। तो उसके बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि कभी भारत ने चीनी सामानों पर प्रतिबंध लगाया, चीनी निवेश पर प्रतिबंध लगाया, और कभी चीन ने भी ये खेल खेला। लेकिन अब उसने एक और बड़ा खेल खेल दिया है। उसने प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, लेकिन उसने 2 कानून जो उनके यहाँ डिक्री 834 और 835 है, उसके ज़रिए कुछ ऐसे उपाय कर दिए हैं जिससे भारत की जो आर्थिक तरक्की है उस पर बड़ा असर पड़ने वाला है। उसकी जो भावी योजनाएं हैं उस पर काफ़ी नुकसान होगा उस दिशा में। इन 2 कानूनों में है क्या, पहले ये जान लीजिए उसने किया क्या है। तो डिक्री 834 के तहत चीनी सप्लाई चेन की सुरक्षा के लिए मल्टी एजेंसी मैकेनिज्म बनाई गई हैं। कंपनियां जो चीन से प्रोडक्शन शिफ्ट कर रही हैं, वन चाइना प्लस के अपनी स्ट्रेटजी के तहत उनके फैसलों की जांच करेंगी, रेस्ट्रिक्शंस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट ब्लॉक करेंगी, एग्जीक्यूटिव पर पर्सनल पेनल्टी लगाई जा सकती है, सप्लाई चेन ऑडिट की जा सकती है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन पर भी रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भारत जो ये उम्मीद लगा रहा था कि अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी की वजह से या अमेरिका द्वारा जो सैंक्शन लगाए गए हैं कंपनियों पर जो चीन में अपना कारोबार कर रही हैं, चीन में उत्पादन कर रही, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, वो वहाँ से भागेंगी तो हमें फ़ायदा होगा। तो चाइना +1 यानी चाइना में जो है उसमें से कुछ हिस्सा भारत में आएगा और भारत में भी उद्योग धंधे इससे बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। अब ये जो डिक्री है वो ये करता है कि अमेरिका से जो अमेरिकी कंपनी भारत आई, मान लीजिए एप्पल, यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर असेंबली कर रही है एप्पल, और हमारे प्रधानमंत्री बार बार उसका जिक्र करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एप्पल आईफोन भारत में बन रहे हैं।
तो बन नहीं रहे हैं, बेसिकली असेंबल हो रहे हैं, लेकिन जो उसके कलपुर्जे हैं वो चीन से ही आ रहे हैं, चीन में ही बन रहे हैं। अब अगर ये नियम उसने लागू कर दिए हैं तो वो आने में रुकावटें खड़ी हो जाएंगी, आएंगी तो कम आएंगी, देर से आएंगी, और वो पूरा जो एप्पल का कारोबार इधर से इतना फल फूल रहा था उस पर बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा जो डिक्री 835 है यूएस और ईयू के सैंक्शन के तहत, उसमें एक्सपोर्ट कंट्रोल्स का पालन करने वाली कंपनियों पर पेनल्टी लगेगी, ब्लॉकिंग ऑर्डर्स लगेंगे और लीगल एक्शन होंगे। तो ये जो कंपनियां काम कर रही, दरअसल उसने भारत के खिलाफ वैसे कोई कार्रवाई नहीं की चीन ने, लेकिन भारत से जो चीन से जो कंपनियां भारत आना चाहती हैं, भारत में उत्पादन करना चाहती हैं, उन पर वो तमाम तरह की शर्तें लगा रही हैं या तमाम तरह के दबाव डाल रही हैं, जिसकी वजह से उनका काम प्रभावित होगा और जाहिर है कि उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। अब असर क्या पड़ेगा? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का मामला पहले लेते हैं। भारत मोबाइल बनाता है, पीसीबीज बनाता है, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स सेमीकंडक्टर्स, इन सब के लिए सेमीकंडक्टर्स कंपोनेंट्स चीन से आते हैं 50 से 70% तक। और ये नए नियम जो लागू किए गए हैं फैक्ट्री एक्सपेंशन के, उससे कैपिटल इक्विपमेंट इंपोर्ट और जॉइंट वेंचर प्रभावित होंगे, सप्लाई चेन की स्टेबिलिटी प्रभावित होगी, इन्वेस्टमेंट डिले होगा और कॉस्ट में बढ़ोतरी होगी। इसी तरह से ऑटो सेक्टर को लीजिए, 26% कंपोनेंट्स हमारे जो हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं ऑटो सेक्टर के, वो चीन से आते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के हों, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स हों, ये सब प्रभावित होंगे, इनकी सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। तो जो फैक्ट्रियां चीन से पार्ट्स मंगाती हैं, अब उन पर भी असर पड़ेगा। तो न केवल वो कंपनियां जो चीन में उत्पादन कर रही थी और भारत में भी उत्पादन कर रही थी या भारत में भी उत्पादन शुरू करना चाहती थी, उन पर तो सीधा असर पड़ना ही है, लेकिन जो भारतीय कंपनियां भी निर्भर हैं चीनी सप्लाई पर, कच्चे माल पर, रॉ मटेरियल पर या इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों पर, उन पर भी बड़ा बुरा असर पड़ने जा रहा है चीन के इस कदम से। भारत की एक भव्य योजना है, भव्य योजना मतलब भव्य योजना नाम ही रख दिया गया है उसका। भव्य कितनी होगी आप जानते ही हैं, हमारे प्रधानमंत्री नए नए नाम रख देते हैं बड़े बड़े, फिर होता कुछ नहीं है। तो कैबिनेट ने अभी मार्च 2026 में 33,660 करोड़ की भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य, इसका वो है शॉर्ट फॉर्म, भव्य मंजूर की है। उद्देश्य ये है कि 100 वर्ल्ड क्लास प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे, 100 से लेकर 1000 तक के। इसमें होगा क्या? पहले से तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रोड, यूटिलिटीज, वर्कर हाउसिंग, सिंगल विंडो क्लियरेंस और तेज सेटअप का काम किया जाएगा। केंद्र सरकार से 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की मदद मिलेगी और राज्य और प्राइवेट पार्टनरशिप से ये खड़े होंगे। लक्ष्य क्या है? इन्वेस्टमेंट आकर्षित करना, जॉब्स क्रिएट करना, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना और सेल्फ रिलायंस पर जाना। अब इसको देखिए आप, ये सारी जो पूरा आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर लेंगे, आप सड़कें बना लेंगे, पावर सप्लाई का इंतज़ाम कर देंगे, जो भी मोटे तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो तो कर लेंगे, लेकिन कंपोनेंट लेवल पर आप चीन पर निर्भर हैं। तो अगर वो चीन से आने वाले पार्ट्स की सप्लाई ढीली हो गई, रुक गई, तो फिर वहाँ कौन कंपनी काम करेगी, कौन मैन्युफैक्चरिंग करेगी, कौन वहाँ पर फैक्ट्री लगाएगा? तो उससे पूरी जो स्कीम है वही प्रभावित हो जाएगी। फिर एक और स्कीम लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम,
22,919 करोड़ रुपए 2025 में इस पर रखे थे। अब जो डोमेस्टिक, इसका मकसद ये था कि डोमेस्टिक कंपोनेंट प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और 59,350 करोड़ रुपए का निवेश इसमें टारगेटेड था और ये उम्मीद की जा रही थी कि 4,56,000 करोड़ का प्रोडक्शन होगा और लगभग 91,600 जॉब क्रिएट होंगे। अब आपने ये स्कीम तो बना ली, बड़ी अच्छी स्कीम है, होना भी चाहिए, लेकिन ये जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हमें चाहिए बनाने के लिए, शुरुआती इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो कहाँ से आएगा? तो वो भी नहीं आएगा। ये एक बड़ी समस्या चीन के इस निर्णय से पैदा हो गई है। यही नहीं, कुछ और समस्याएं खड़ी हो गई हैं। हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन तो हमने बता दिया कि एप्पल जैसी कंपनियां हैं, उनको चीन ने, जो चीनी कर्मचारी हैं जो उनमें काम करने के लिए जिनकी स्पेशलाइज्ड वो ट्रेनिंग है, उनको यहाँ आने से रोक दिया है। तो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने पर भी अनौपचारिक रोक लगा दी है। तो आईफोन 17 जैसी प्रोडक्शन शिफ्ट को प्रभावित होना लाजमी है। फिर और मशीनरी पर रोक लगाई है। टनल बोरिंग मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मेट्रो, हाई स्पीड रेल, रोड, टनल, इन सब के लिए जो मशीनरी चाहिए उसमें डिले होगा या रुकेंगी और उससे पूरा जो आपका प्लान है वो प्रभावित होगा। इसी तरह से रेयर अर्थ्स, मैग्नेट्स, फर्टिलाइज़र, इनमें कभी भी कर्व्स लगा दिए जाते हैं। हाल में कुछ को लिफ्ट भी किया गया है, लेकिन ये सप्लाई स्थायी नहीं है। कभी यूरिया पर रोक लग जाता है, रेयर अर्थ मेटल्स पर रोक लग जाता है, मैग्नेट्स पर रोक लग जाता है। तो ये हमारी इंडस्ट्री को स्टेबलाइज भी नहीं होने देता है और ना ही उसे ग्रोथ की तरफ ले जाने देता है। तो चीन की जो रणनीति दिख रही है, चीन की जो चाल दिख रही है, वो ये है कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से रोका जाए, या कम से कम जो कंपनियां चीन से छोड़कर इधर आना चाहती हैं उनको रोका जाए। जो निवेश चीन के बजाय भारत में होना चाहता है उसको रोका जाए, ताकि जो चीन की ग्रोथ है वो पहले की तरह चलती रहे, उसमें कोई कमी ना आए और कोई एक दूसरा कॉम्पिटिटर भी आसपास खड़ा ना हो। अब इससे आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा हमारे पूरी इकोनॉमी ही प्रभावित होने वाली है। हमारी आयात पर निर्भरता पहले से बढ़ी हुई है। चीन के साथ बहुत लगातार पिछले 5-6 सालों में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है बढ़ता जा रहा है, $100 बिलियन के पार पहुंच गया है। ये तब है जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि चीनी माल मत खरीदो, ये मत खरीदो, वो छोटी आंखों वाला क्या क्या बकवास करते रहते हैं वो। इसके बावजूद ये सब हो रहा है। मेक इन इंडिया पर इसका ज़बरदस्त असर होने वाला है, क्योंकि मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईटेक पर चीन पर निर्भर है। सारे कंपोनेंट्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये सब धीमे, अगर इनकी सप्लाई चेन धीमी हो जाती है, टूट जाती है, तो लॉन्ग टर्म में भारत को आत्मनिर्भर बनने से रोक देती है। ये एक बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर। अब सवाल उठता है, चीन तो है, वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपनी आर्थिक नीतियां बनाएगा। जैसे आप सैंक्शन लगाते हो, जैसे आप रोक टोक लगाते हो, वैसे वो भी लगाएगा। सारे देश कर रहे हैं ऐसा। आपने ऐसी परिस्थितियों के लिए भारत को तैयार किया नहीं। पिछले 12 सालों से आप गाल बजा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं, और हमारे जो भक्त संप्रदाय है वो आपके गुणगान कर रहा है, भजन गा रहा है, और पूरी हिंदुस्तान जो है वो आपके उस ख्वाब में खोया हुआ है। लेकिन वो ख्वाब अब चकनाचूर हो रहा है।
वो टुकड़े टुकड़े में तब्दील हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत दुखद बात है कि भारत, जिसके पास इतना पोटेंशियल था, डेमोग्राफिक डिविडेंड वो उठा सकता था, क्योंकि सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन हमारे यहाँ थी, वो फ़ायदा हमारे हाथ से फिसल रहा है। हम अपने पैरों पर खड़े होने की बात करते रहे, हमने कुछ किया नहीं। हमारी सरकार अडानी और अंबानी को बढ़ाने में ही लगी रही। हमारे उद्योग धंधों को सपोर्ट जो देना चाहिए था वो नहीं दिया, ख़ास तौर से मीडियम, स्मॉल और स्केल इंडस्ट्रीज़ को, जो कि इस तरह की चीज़ों को जोर दे सकता था, एक बड़ा पुश दे सकता था, उसको तबाह करने में लगे रहे। अब नौबत यह आ गई है कि भारत करे तो करे क्या। उसे दूसरी जगह ढूंढने पड़ेंगे, उसे जर्मनी के पास जाना पड़ेगा, वियतनाम के पास जाना पड़ेगा, जापान के पास जाना पड़ेगा। दूसरी जगहों से कितनी टेक्नोलॉजी मिलेगी? आखिरकार वो भी इस अपने एक कंप्यूटर को खड़ा करना तो नहीं चाहेंगे, तो वो आपकी कितनी मदद करेंगे? आपको किस किस तरह के रॉ मटेरियल देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि हम फिनिश्ड प्रोडक्ट भारतीय बाज़ारों में बेचें। तो ये एक बड़ी चुनौती भारत सरकार, मोदी सरकार की लापरवाही कहें, दृष्टिहीनता कहें, अनपढ़पन्ना कहें, नाकामी कहें, आप इसे जो भी शब्द दे लें, लेकिन उनकी वजह से भारत आर्थिक मामले में भी गड्ढे में जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बड़ी आर्थिक आपदा आ रही है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने, मोदी सरकार ने एक बड़ा आर्थिक संकट की तरफ भारत को झोंक दिया है। और ऐसे में जब ये चीन इस तरह के उपाय कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि और कितना नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था को हो सकता है। और इसके लिए किसी और को दोष देना बेकार है। चीन को, अमेरिका को, ये दोष हमारे नेतृत्व का है, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।